राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। कितने मस्ती भरे दिन थे वे। बीते दिनों को याद करके यामिनी की आंखें भर आईं। कॉलेज में उसका पहला दिन था। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर साहब कुछ भी पूछते तो रोहित फटाफट जवाब देते था। उसकी जवाब देने की और विषय को गहराई से समझने की देखकर यामिनी के दिल में वह उतर गया। कॉलेज में दाखिले के बाद पहली बार क्लास शुरू हुई थी, इसलिए सभी छात्राओं को एक दूसरों को समझने में कुछ दिन लग गए। एक दिन यामिनी कॉलेज पहुंची तो रोहित कॉलेज के गेट पर ही मिल गया। उसने उसे देखकर मुस्कुराकर हेलो कहा और अपना परिचय दिया। यामिनी तो उस पर पहले दिन से ही मोहित थी। उसका मिलनसार व्यवहार देखकर वह खुश हो गई और मैं यामिनी। उसने भी अपना परिचय दिया तो रोहित ने उसे कैंटीन में अपने साथ कॉफ़ी पीने का ऑफ़र दिया। वह मना नहीं कर सकी। साथ कॉफ़ी पीते हुए रोहित टकाटक लगा कर यामिनी को ही देखे जा रहा था। यामिनी उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके दिल में खुशी का तूफान उमड़ रहा था। क्लास में भी दोनों एक साथ ही बैठे रहे। शाम को घर लौटते समय रोहित ने यामिनी से अचानक प्यार का इजहार कर दिया। वह भौचक्की सी रह गई, लेकिन अगले ही पल शर्म से लाल हो गई और भागकर रिक्शे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद यामिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित अब तक अपनी जगह पर ही खड़ा उसे ही देख रहा था। यामिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। खुशी से उसके होठ लहरा रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ रोहित का चेहरा ही दिख रहा था। न जाने क्यों वह हर पल उसे करीब महसूस करने लगी। अगले दिन सुबह यामिनी की नींद खुली तो उसने अपना मोबाइल चेक किया। रोहित ने मैसेज किया था, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। यामिनी देर तक उस मैसेज को देखती रही और रोमांचित होती रही। वह भी उसे एक खूबसूरत सा जवाब देना चाहती थी, लेकिन क्या जवाब दे सोचने लगी। मैसेज टाइप करने के लिए अनजाने में उंगलियां आगे बढ़ाई, लेकिन वे कांपने लगी। यामिनी फिर रोहित के मैसेज को प्यार से देखने लगी और जवाब के लिए अच्छा सा मैसेज सोचने लगी, लेकिन दिमाग तो जैसे जाम सा हो गया था। अच्छा मैसेज सूझ ही नहीं रहा था। आखिरकार उसने आपको भी सुप्रभात टाइप करके मैसेज भेज दिया। यामिनी की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। रोहित से मिलना, उसे देखना और एक प्यार भरी बातें करना यामिनी को अच्छा लगने लगा था। एक दूसरे से मिले बिना उन्हें चैन नहीं आता था। जिस दिन किसी प्रोफेसर की छुट्टी पर रहने के कारण क्लास नहीं होती, उस दिन दोनों आपस में किसी पार्क में चले जाते या बाजार घूमते। मस्ती में उनके दिन गुजर रहे थे। हालांकि कॉलेज में दोनों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थीं, लेकिन उन दोनों को कोई परवाह न थी। बातों ही बातों में यामिनी को मालूम हुआ कि रोहित के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। रोहित के चाचा चाची ही उसकी देखभाल कर रहे थे। रोहित का घर शहर से दूर एक गांव में था। वह यहाँ किराए का मकान लेकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। रोहित पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए यामिनी को भी उससे मदद मिल जाती थी। पढ़ाई में एक दिन यामिनी कॉलेज गई तो पाया कि रोहित कॉलेज नहीं आया। वह देर तक इंतज़ार करने लगी। बाद में यामिनी ने उसे फ़ोन किया, लेकिन रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। जब यामिनी ने कई बार फ़ोन किया तब रोहित ने कॉल रिसीव किया और दबी आवाज़ में बोला, यामिनी, मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगा, बुखार है मुझे, तुम परेशान ना होना, मैं ठीक होते ही आऊँगा। दूसरे दिन भी रोहित कॉलेज नहीं आया, इसलिए कॉलेज में यामिनी का मन भी नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर रोहित का ही ख्याल आता। उसने सोचा कहीं रोहित की बीमारी बढ़ ना गई हो, इस
इसलिए उससे मिलकर आना चाहिए। पता नहीं अकेले किस हाल में होगा, दवा ले रहा है या नहीं, खाना कैसे खा रहा होगा। बहुत मुश्किल से ढूंढते ढूंढते यामिनी रोहित के कमरे तक पहुंच गई। देर तक दस्तक देने के बाद रोहित ने दरवाज़ा खोला। उसका बदन तप रहा था। उसकी हालत देखकर दया से ज़्यादा गुस्सा आ गया यामिनी को। बोली, इतना तेज़ बुखार है और तुमने बताया भी नहीं, दवा ली क्या, घर पर किसी को बताया? रोहित अधखुली पलकों से यामिनी को देखते हुए शीतल आवाज़ में बोला, नहीं, चाचा चाची को कष्ट नहीं देना चाहता और डॉक्टर के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। 2 दिनों में ही बहुत कमज़ोर हो गया था वो। रोहित आँखों के नीचे कालापन भी आ गया था। यामिनी का मन रो पड़ा। रोहित ने शायद कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि खाना वह खुद बनाता था। होटल से लाया हुआ खाना एक स्टूल पर पड़ा था और सूख चुका था। एक शीशे के गिलास में थोड़ा सा पानी था। एक बिस्कुट का अध खुला पैकेट बगल में पड़ा था। कमरा भी अस्त व्यस्त था। यह सब देख यामिनी से रहा नहीं गया। वह कमरा साफ करने लगी। रोहित हाथ के इशारे से उनसे मना करता रहा, पर यामिनी उसे आराम करने को कहकर सफाई में लगी रही। कमरे की सफाई करने के बाद वह पास की दुकान से ब्रेड और दूध ले आई और रोहित को खाना खिला दिया। रोहित एक ही ब्रेड खा पाया। रोहित की हालत ठीक नहीं थी। वह अकेला था। यामिनी पास के एक डॉक्टर से संपर्क कर दवा ले आई और रोहित को खिलाई। वह शाम तक उसी के पास बैठी रही। रोहित आंखों में आंसू लिए यामिनी को देखता रहा। यामिनी उसे बार बार समझाती, मुझसे जितना होगा करूँगी, रोहित क्यों रो रहे हो? तुम इतनी अच्छी हो यामिनी, बचपन से मैं प्यार को तरसता हूँ। मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, साथ में मेरी सारी खुशियाँ भी ले गए। चाचा चाची ने मुझे आश्रय जरूर दिया, लेकिन एक बोझ समझकर। उनसे प्यार कभी नहीं मिला। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मैंने जाना कि प्यार क्या होता है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्वभाव देखकर मुझे अपनी मम्मी पापा की याद आ गई, इसलिए मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं। खैर, मुझे अपने चाचा चाची से कोई शिकायत नहीं है। मैं उनकी अपनी औलाद तो नहीं हूँ, लेकिन बचपन से मुझे किसी का साया तो नसीब हुआ। रोहित की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। बस करो रोहित, अभी यह सब सोचने का वक्त नहीं है। स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद को अकेला नहीं समझो। मैं साथ देने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। कहते हुए यामिनी ने दुपट्टे से रोहित के आंसू पोंछ दिए। वह करीब 2 घंटे तक रोहित के पास बैठी रही। शाम होने को आई थी। दवा के प्रभाव से रोहित को पसीना आ गया था, बुखार कम हो गया था, तो वह कुछ अच्छा महसूस करने लगा था। यामिनी ने कहा, अब मैं चलूंगी, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम रात में दूध गर्म कर ब्रेड के साथ ले लेना, दवा भी ले लेना। किसी तरह की परेशानी हो तो फ़ोन ज़रूर करना। यह नहीं सोचना कि मैं क्या कर पाऊंगी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोहित को ढंढासा बांधकर यामिनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चिंता होती रही। रात में जब सबकी नज़र बचाकर घर की छत पर गई और फ़ोन करा रोहित का हाल पूछने के लिए, रोहित ने कहा कि अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। यह जानकर यामिनी को राहत महसूस हुई। चौथे दिन रोहित ठीक हो गया। यामिनी पिछले 2 दिन से उसके घर गई थी। सबसे नज़र बचाकर वह रोहित के लिए घर से खाना ले जाती थी और घंटों उसके पास बैठकर बातें करती थी। 5वें दिन रोहित कॉलेज आ गया तो यामिनी बहुत खुश हो गई। उसके ठीक होने की खुशी में वह उसके गले से लिपट गई। यामिनी अब रोहित के बहुत करीब आ चुकी थी। ऐसे ही 3 साल कब बीत गए उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। खुशियों के वह पल जैसे पंख लगाकर उड़ गए। उनके जुदाई के दिन आ गए। दरअसल उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। रोहित ने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में ही पुनः दाखिला ले लिया। वह प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन यामिनी के आगे की पढ़ाई के लिए उसके पापा ने मना कर दिया। इसलिए अब उसका
का रोहित से मिलना जुलना बेहद मुश्किल हो गया था। हर पल उसे रोहित की याद आती। रोहित से दूर रहने के कारण उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यामिनी के मम्मी पापा अब उसकी शादी करने के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए यामिनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। रोहित से दिल की बात कहना भी कठिन हो गया था। उसके लिए मोबाइल फ़ोन का ही आसरा रह गया था। वह जब भी मौका पाती रोहित को फ़ोन कर देती और उसे कुछ करने के लिए कहती, ताकि दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। लेकिन रोहित को कोई उपाय नहीं दिखता। जब घर में शादी की बात चलती तो यामिनी की हालत बुरी हो जाती। रोहित से दूर होने की बात सोचकर उसका मन अजीब हो जाता। अपने मम्मी पापा को रोहित के बारे में बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। पापा पुलिस में थे, इसलिए गर्म मिजाज के थे। हालांकि शायद ही वह कभी गुस्सा करे हों यामिनी पर क्योंकि यामिनी उनकी एकलौती बेटी जो थी। एक दिन यामिनी को उसकी माँ ने बताया कि उसे देखने कुछ मेहमान आएंगे। लड़का डॉक्टर है। यह जानकर यामिनी की आंखों से आंसू निकल गए। वह किसी तरह सबसे बचाकर रोहित से मिलने गई। उसके गले लिपटकर रो पड़ी। जब उसने अपने लिए लड़का देखे जाने की बात बताई तो रोहित भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। तभी यामिनी बोली, रोहित, तुम मुझे मेरे पापा से मांग लो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ सोचते हुए मायूस शब्दों में रोहित बोला, अभी इस दुनिया में मेरा खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है। मैं किस मुंह से तुम्हारे पापा से तुम्हें मांगूंगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमारी उम्मीद भी टूट जाएगी। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तुम्हें धीरज रखना होगा। मेरे किसी योग्य होने तक अपनी शादी को किसी तरह बहाना बना के टालती रहो। जल्दी ही मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। काश मैं ऐसा कर पाती। जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूं। पर ना जाने क्यों मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी की जल्दी पड़ी है। रोहित, मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। यामिनी अपनी रो में कहती चली गई, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रोहित ने घबराकर कहा, ऐसा गजब ना करना। तुमसे दूर होने की बात मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिलहाल हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा। यामिनी एक उम्मीद के लिए अपने घर लौट गई। रोहित से ज़िंदगी भर के लिए मिलने के लिए उसके ख्याल दिन ब दिन बढ़ते चले गए। उसने सोचा, क्या हसीन समा होगा जब वह रोहित उसका हमेशा के लिए साथ देगा। लेकिन चंद दिनों बाद ही यामिनी के ख्यालों की हसीन दुनिया ढहती नजर आई। उनकी माँ ने बताया कि अगले दिन ही उसके देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं। यामिनी को काटो तो खून नहीं। उसने खबर कर रोहित को फ़ोन किया, पर यह क्या, वह कॉल पर कॉल करती गई और उधर रिंग होती रही, लेकिन रोहित ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर रोहित को आज हो क्या गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। वह काफ़ी परेशान हो गई। शायद वह किसी काम में व्यस्त होगा, इसलिए यामिनी ने थोड़ी देर ठहर कर कॉल किया, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह तो तुरंत कॉल रिसीव करता था। मिस्ड होने पर खुद ही कॉल बैक कर लेता था। आधी रात हो गई, लेकिन यामिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह रोहित को कॉल करती रही। अंत में कोई जवाब दिए बिना रोहित का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो यामिनी की रुलाई फूट पड़ी। अगले दिन सुबह पापा के ड्यूटी पर जाने के बाद यामिनी बहाना करके घर से निकल गई और रोहित के कमरे पर जा पहुंची, क्योंकि मेहमान शाम को आने वाले थे। पर यह क्या था, वहां ताला लगा था। आपस के लोगों से पूछा तो पता चला रोहित कमरा खाली करके कहीं जा चुका है। वह कहाँ गया, यह कोई नहीं बता पाया। यामिनी की आंखों में आंसू आ गए। अब वह क्या करे, कहाँ जाए। रोहित बिना कुछ कहे जाने कहाँ चला गया। लेकिन रोहित ऐसा कर सकता है, यामिनी को यकीन नहीं हो रहा था।
शाम निकट आती जा रही थी और उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अगर लड़के वालों ने उसे पसंद कर लिया तो क्या होगा? वह कैसे मना कर पाएगी शादी के लिए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा यह वक्त कहीं ठहर जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन गुजरते वक्त पर किसी का अधिकार नहीं होता है। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़के वाले कई लोगों के साथ यामिनी को देखने आ गए। यामिनी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। जीवन में कभी खुद को उसने इतना लाचार महसूस नहीं किया था। माँ की जिद पर उसने मन ही मन रोते हुए अपना श्रृंगार किया। उसे लड़के वालों के सामने ले जाया गया। उसका दिल रो रहा था। रोहित से वह जुदा नहीं होना चाहती थी। यह सोचकर यामिनी की पीड़ा और बढ़ती जाती कि अगर सब रजामंद हो गए तो क्या होगा। इस कठिन घड़ी में रोहित उसे बिना कुछ कहे कहाँ गायब हो गया था। यामिनी अकेले दम पर कैसे प्यार निभा पाएगी? उसने क्या सिर्फ मस्ती करने के लिए प्यार किया था? जब निभाने और जिम्मेदारी उठाने की बात आई तो मुझे छोड़कर चुपचाप गायब हो गया। यह कैसा प्यार था उसका? लेकिन यामिनी का मन रोहित के अलावा किसी और को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। वह मन ही मन कामना कर रही थी कि लड़के वाले उसे नापसंद कर दें, लेकिन उन लोगों ने उसे पसंद कर लिया। अपने प्यार को टूटता देखकर यामिनी बेसब्र होती जा रही थी। इतनी कठिन घड़ी में वह अपनी भावनाओं के साथ अकेली थी। रोहित तो ना जाने किस दुनिया में गुम हो गया था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या प्यार उसके लिए मन बहलाने की चीज थी? यामिनी का विकल मन रो रहा था। घर में खुशी का माहौल था। उसकी माँ सभी परिचित एवं रिश्तेदारों को फोन कर लड़के वाले द्वारा यामिनी को पसंद किए जाने की सूचना दे रही थी। पापा धूमधाम से शादी करने के लिए जरूरी इंतजाम के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यामिनी मन ही मन घुट रही थी। रोहित को वह भुला ही नहीं पा रही थी। वह सोचती कि काश उसकी वह शादी ना हो। उसके दिल में तो सिर्फ रोहित बसा था। वह कैसे किसी और के साथ नया कर पाएगी? कुछ दिन बीते ही थे और इसी दौरान एक नई घटना घट गई। जिस बात को लेकर यामिनी भूली जा रही थी वह बिना कोशिश के ही हल हो गई। लड़के वाले शादी को लेकर आनाकानी करने लगे। जो शादी में मध्यस्थ काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि लड़के वालों को ज़्यादा दहेज के लालच में दूसरी जगह शादी पक्की कर ली। यह जानकर यामिनी को राहत सी महसूस हुई। कई दिनों बाद उसके होठों पर मुस्कान आई थी। शादी की बात टलते ही यामिनी को राहत मिली, पर अफसोस रोहित अब भी उससे संपर्क नहीं कर रही थी। वह रोहित को याद कर कर हर पल बेचैन रहने लगी। बिना बताए वह कहाँ चला गया? उसने अपना मोबाइल फोन को स्विच ऑफ क्यों कर लिया? ज्यों दिन बीत रहे थे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी उसे लगता कि रोहित ने उसके साथ धोखा किया है। यामिनी हमेशा रोहित के नंबर पर कॉल करती, लेकिन मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ मिलता। उसने फेसबुक पर भी कई मैसेज पोस्ट किए, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि रोहित ने उसे फेसबुक पर भी ब्लॉक कर दिया है। उसकी इस हरकत पर यामिनी को बहुत गुस्सा आया। जिसके लिए उसने अपना सारा चैन खो दिया था, वह उससे दूर होने की हर कोशिश कर रहा है। गुस्से से उसके होंठ कांपने लगे। बिना बताए किस तरह की हरकत? शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। चारों चोरों की तरह भागने की क्या जरूरत थी? उसकी यह हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यामिनी की जिंदगी अजीब हो गई थी। रोहित पर उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह उसकी यादों से दूर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से जब तक आंसू झलक पड़ते किसी काम में भी जी नहीं लगता। वह कभी मोबाइल चेक करती, कभी टीवी का चैनल बदलती, तो कभी बालकनी में जाकर बाहर का नज़ारा देखती। हर पल वह रोहित रोहित का ही पुकार करती। पता नहीं रोहित तक उसकी यह आवाज़ पहुंचती भी थी या नहीं। वह यामिनी को लेने लौट कर आएगा
भी या नहीं, कहीं वह अपनी नई दुनिया तो न बसा ले। यामिनी के दिल में डर बैठने लगा। फिर वह खुद ही अपने दिल को समझाती कि रोहित ऐसा नहीं है, एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा और उसे अपना बनाकर ले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, यामिनी का मन डूबता जा रहा था। उसकी उंगलियां रोहित का मोबाइल नंबर डायल करते करते थक चुकी थीं। हर दिन वह उसकी कॉल आने का इंतज़ार करती थी, लेकिन ना तो रोहित का कॉल आया और ना ही वह खुद आया। 2 महीने तक फ़ोन लगा कर यामिनी हार गई, तो उसने मोबाइल फ़ोन को छूना भी बंद कर दिया। उसे नफ़रत सी हो गई थी मोबाइल फ़ोन से। एक दिन गुस्से में उसने रोहित का नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। दिन बीतते रहे। एक दिन यामिनी के पापा के ट्रांसफ़र की खबर आई। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। ट्रांसफ़र की वजह से पूरा परिवार आगरा आ गया। यामिनी के मन से रोहित की उम्मीद अब लगभग खत्म सी हो गई थी। आगरा में आकर यामिनी को लगा कि शायद अपनी बीती जिंदगी को भुलाने में अब आसानी होगी। वह अक्सर सोचती, आगरा में ताजमहल है, कहते हैं वह मोहब्बत का प्रतीक है, लेकिन सच्चाई तो सारी दुनिया जानती है कि वह एक कब्र है। सही मायने में वह मोहब्बत की कब्र है। ऊपर से रौनक है, जबकि भीतर से एक दर्द दफन है। तो क्या उसके प्यार का भी यही हश्र होगा? घर में यामिनी की शादी की बात जब कभी होती तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता। शादी और प्यार दोनों से नफरत होने लगी थी उसको। उसे जो चाहा वह मिला नहीं, तो अनचाहे से भला क्या उम्मीद रखेगी। उसने सबको मना कर दिया कि कोई उसकी शादी की बात ना करे। यामिनी को आगरा आए 1 साल बीत चुका था। रोहित 3 साल से जाने किस दुनिया में गुम था। वह सोचती, क्या रोहित को कभी मेरी याद नहीं आती होगी? अगर उसका प्यार छलावा था तो मुझे भुलाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? एक बार अपने दिल की बात कह तो देता, मैं दिल में चाहे जितना भी रोती, पर उसे माफ़ कर देती। कम से कम मेरा भ्रम तो टूट जाता कि प्यार सच्चा भी होता है। जब से यामिनी आगरा आई थी, वह कहीं आती जाती नहीं थी। नई जगहें, नए लोगों और अपने अधूरे प्यार में जलती रहती। कहीं भी उसका मन नहीं लगता। लेकिन एक दिन माँ की जिद पर उसे पड़ोस में जाना पड़ा, क्योंकि पड़ोस की संध्या आंटी की बेटी नीला को लड़के वाले देखने आए थे। माँ को लगा कि शायद शादी विवाह का माहौल देखकर यामिनी का मन कुछ बहल जाएगा। नीला का श्रृंगार करने की जिम्मेदारी यामिनी को सौंपी गई। अपना सजा श्रृंगार भूल चुकी यामिनी नीला को सजाने में इतनी मशरूफ हो गई कि नीला भी उसके कुशल हाथों की मुराद हो गई। उसकी सुंदरता से यामिनी को जलन होने लगी। शायद उसमें यही कमी थी जो रोहित उसकी दुनिया से दूर हो गया। लड़के वाले आ चुके थे। नीला का श्रृंगार भी पूरा हो चुका था। नीला की माँ चाहती थी कि वह नीला को लेकर लड़के वालों के पास जाए। यामिनी का जी नहीं कर रहा था, लेकिन संध्या आंटी जी का दिल ना दुखे, इसीलिए वे नीला के कंधे पर हाथ रखकर हॉल की ओर चल पड़ी। सामने सोफे पर बैठे लड़के को देखकर यामिनी गश खाकर गिर पड़ी। जिसका उससे पल पल इंतजार किया, जिसके लिए आंसू बहाए, अपना सुख चैन छोड़ा, और जो जाने क्यों चुपके से उसकी जिंदगी से दूर चला गया, वह बेवफा रोहित उसके सामने बैठा था। नीला के लिए किसी राजकुमार की तरह सजकर। यामिनी, यामिनी, आंखें खोलो। तभी कोई मधुर आवाज़ यामिनी के कानों में टकराई। उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी जा रही थीं। उसने आँख खोली। चिपराती बाहों में उसे खुद को होने का एहसास हुआ। आंखें खोली यामिनी। फिर वह मधुर आवाज़ हॉल में गूंजी। यामिनी के होठ से कुछ शब्द फिसले। तुम रोहित हो ना? हाँ यामिनी, मैं रोहित हूँ। यामिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बोल पड़ी, तुमने मुझसे बेवफाई क्यों करी रोहित? कहाँ चले गए थे
तुम मुझे बिना बताए। मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे दूर जाने के बाद कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ, तुम नहीं जानते। अगर तुम मुझसे दूर होना चाहते थे तो मुझे बता देना चाहिए था ना। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे प्यार में आज तक पागल होती रही। मैं भी बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। रोहित बोला। उसने कहा, क्या वह दिन तुम्हें याद है जब तुम अंतिम बार मुझसे मिलने आई थी? हाँ, यामिनी बोली। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा आए थे 4-5 लोगों के साथ। सभी पुलिस की वर्दी में थे। क्या? हैरानी से यामिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहित ने आगे कहा, तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना मिलूं और तुम्हारी दुनिया से दूर हो जाऊं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उनके एक सहकर्मी ने हम दोनों को एक साथ पार्क में देख लिया था और तुम्हारे पापा को बता दिया था। इसलिए तुम्हारे पापा बेहद नाराज थे। वह मुझसे तुमसे दूर कर तुम्हारी जल्दी से शादी कर देना चाहते थे। अब तुम ही बताओ यामिनी, मैं क्या करता? पुलिस वालों से मैं कैसे लड़ता, वह भी तुम्हारे पापा से? तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आए, इसीलिए तुमसे दूर जाने के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं था और इसीलिए मैं अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और दिल पर पत्थर रखकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा। 1 साल के बाद मुझे बैंक में पीओ के पद पर चुन लिया गया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं थी, इसलिए खुशियों का भी मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। हर पल मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती रहती, लेकिन फिर ख्याल आता कि तुम्हारी शादी हो गई होगी अब तक। यादों के सहारे ही ज़िंदगी गुजारनी होगी मुझे। पर ना जाने क्यों मेरा दिल यह मानता ही नहीं था। लगता था कि तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। कहीं तुम अब भी मेरा इंतज़ार ना कर रही हो। इसीलिए हिम्मत कर कर तुमसे मिलने इलाहाबाद गया ताकि सच्चाई का पता कर सकूं। पर तुम सह परिवार कहीं और जा चुकी थी। तुम्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जब तुम नहीं मिली तो अपने चाचा चाची की जिद पर खुद को हालत के हवाले कर दिया। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन अब तुम मुझसे मिल गई हो, अब कोई भी हमें जुदा नहीं करेगा। रोहित के मुंह से इन शब्दों को सुनकर यामिनी के दिल को एक सुकून सा मिला। यामिनी को महसूस होने लगा कि सच में सच्चा प्यार अटूट होता है। लेकिन उसके पापा रोहित को धमकाने गए थे, यह जानकर यामिनी हैरत में थी। उसे अब रोहित पर गर्व हो रहा था क्योंकि वह बेवफा नहीं था। वह चाहता तो यामिनी को ढूंढने की बजाय पहले ही कहीं और शादी कर लेता। यामिनी ने खुद को रोहित की बाहों में ढीला छोड़ दिया। रोहित ने यामिनी को कस के गले लगा लिया। दोनों जिंदगी भर अब खुशी से रहे। धन्यवाद।